नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही बढ़िया होंगे। अब पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि बजट 2024-25 पेश हो चुका है, जो कि है अंतरिम बजट। ठीक है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये 1 फरवरी को लॉन्च हो चुका है। ये अंतरिम बजट है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये आम बजट नहीं है, ये है अंतरिम बजट। अब ये अंतरिम बजट क्या होता है, आम बजट क्या होता है, क्यों आम बजट नहीं जारी हुआ, अंतरिम ही क्यों हुआ, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बजट पे सबकी एक विशेष नज़र होती है, प्रत्येक वर्ग की, चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट हो, महिला हो, व्यापारी हो, मध्यम वर्गीय हो, कि क्या नुकसान हुआ है, उसके लिए क्या फ़ायदा हुआ है, ये उसको उत्सुकता रहती है जानने की। अब बजट है क्या, तो सरकार क्या क्या आने वाले समय में खर्च करेगी। जैसे अपने घर में हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार क्या करता है कि भाई 1 महीने पहले ही वो अपना एक बना लेता है कि भाई मेडिकल में इतना खर्चा होगा, हमारा स्कूल की फीस में इतना होगा, घर के सामान में इतना होगा। तो वैसे ही सरकार क्या करती है कि वो उस पूरे साल भर का बना लेती है खर्चा, कि यहाँ पे हमको इतना देना है, यहाँ से हमें इतना मिलेगा। ठीक है, हालांकि इस बार का अंतरिम बजट है। अब ये अंतरिम बजट क्या है, तो अंतरिम बजट समझना है कि सरकार जब भी चुनाव होता है तो उसके पहले आम बजट पेश नहीं होता, अंतरिम होता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। ठीक है, लोकसभा के चुनाव होने हैं अप्रैल मई के करीब। ठीक है, तो अब अगर आम बजट पेश कर दिया तो आम बजट तो पूरे साल भर का है, तो वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब मान लो सरकार चली गई तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से एक रूपरेखा अंतरिम बजट पेश किया जाता है। मतलब वही बात है कि 4 दिन की ज़िंदगी है और 1 साल का रिचार्ज कराते फिर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से अंतरिम बजट है, मतलब कि सरकार कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, तो इसी वजह से अंतरिम बजट पेश होता है। तो यही है अंतरिम बजट। ठीक, अब इस बार का बजट जैसा कि आपको पता है कि निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, कहाँ पे कितना कैसा प्रोडक्ट है, कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, सभी कुछ देखेंगे। और स्टूडेंट के लिए खासकर क्या क्या है वो भी देखेंगे। तो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, ये 6वीं बार पेश किया है। ये इंपॉर्टेंट है, किसमें 6वीं बार पेश किया है। और ये दूसरी क्रम के वित्त मंत्री हैं जिनका सर्वाधिक बार बजट पेश हुआ है। इसके पहले मोरारजी देसाई 10 बार पेश कर चुके हैं, है ना, मोरारजी देसाई। अब तो है क्या ये, तो बजट के एक दिन पहले, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि बजट बजट जब भी पेश किया जाता है तो उसके एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले, एक इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है। क्या आती है, यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये क्या आती है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है, लेकिन इस बार नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट हमेशा आम बजट के पहले आती है। इस बार का बजट तो अंतरिम बजट है। इस बार की जो रिपोर्ट है, द इंडियन इकोनॉमिक अ रिव्यू रिपोर्ट, याद रखना है, द इंडियन इकोनॉमिक अ रिव्यू, एक रिव्यू समीक्षा की तरीके की रिपोर्ट आई है। ठीक है, क्यों आई है, तो भैया अंतरिम बजट है, चुनाव की वजह से अंतरिम बजट आया है, इस वजह से आई है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। चलो, तो देखिए, जो प्रमुख कुछ लक्ष्य हैं वो आपको बताए जाएंगे, है ना। ज़्यादा सर्वे में नहीं पढ़ना है, जो अपने एग्जाम लायक है वही पढ़ना है। ठीक है, तो पूरा देखेंगे पूरा। ठीक है, तो देखो 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक। ठीक है, तो आगे देखो, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी जी का खास मंत्र है। और विकसित भारत 2047 तक ऐसा हो जाना है, ये लक्ष्य है एक। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, औपचारिकीकरण और वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिला है। ठीक है, ऐसा सरकार कह रही है। सरकार जैसी बात है कि बजट में सरकार अपनी वाहवाही करेगी, जो बात है ना। जीएसटी द्वारा कर आधार को गहनता और विस्तार की प्राप्ति हुई है। सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र से बजट, ऋण और निवेश वापस पटरी पर लौटे हैं। ये सरकार की एक बातें हैं। अब जो अपने इंपॉर्टेंट लायक है वो हम लोग आगे बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे गरीबों की संख्या के प्रतिशत में कमी आई है। भैया सरकार कह रही है कि भाई गरीबी में, गरीबों की संख्या में कमी आई है, एक विशेष कमी देखने को मिली है। तो कितनी कमी देखने को मिली है, तो अगर 2005-6 के मुकाबले देखें तो 5-6 में 55.3%, ये परसेंट में है। ठीक है, इतने गरीब थे, तो वहाँ वर्तमान में कितने, 11.3। तो देख रहे हो ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, नीचे पहुँच गया है। सरकार का ये कहना है, तो 11.3% अब गरीबी बची है।
तो ये गरीबों वाली बात हो गई, ठीक है। गरीबों वाली मतलब गरीबों वाली जो कमी की बात हो गई, ठीक है, गरीबी वाली बात नहीं हुई। डीबीटी से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। उसके बाद 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब थे तो उससे बाहर आ गए हैं। कितने? 25 करोड़ लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सहायता। जो रेहड़ी पटरी, जो ठेली लगाते थे, ठेलियाँ लगाते थे, उनको एक ऋण सहायता दी गई है उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ें याद रखनी है। आगे, युवाओं का सशक्तिकरण। तो युवाओं का सशक्तिकरण, तो पीएम श्री बजट आवंटन में बढ़ोतरी हुई है। 4,000 करोड़ अब कितना है? 6,050 करोड़। 1.4 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। तो भैया आप देख रहे हो युवाओं के लिए ये हुआ है कि कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। नौकरी की यहाँ कोई बात नहीं हुई है, केवल प्रशिक्षण, स्किल ही स्किल सिखाई जा रही है युवाओं को, ठीक, बस। उसके बाद युवाओं की उद्यमी बनाने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। मतलब जो युवा हैं, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, वैसे भी सरकार ज़्यादातर क्या चाह रही है? सरकार ये चाह रही है कि आप, कि जो युवा हैं वो खुद बिजनेस करें। तो 43 करोड़ ऋण स्वीकृत हुए हैं जो भी युवा हैं उनके, ठीक है ना। हाँ, तो आगे, अगर मैं आईआईटी और कैंपस वगैरह की बात करूं तो देखो कैंपस नए बने हैं। जैसे आईआईटी की बात करें तो 23 है, पहले 16 थे 14 में। एम्स की बात करें तो 22, और विश्वविद्यालय तो 1,113, ठीक है ना, 2023 तक के आंकड़े। उसके बाद प्रमुख क्षेत्र, कृषि वाले क्षेत्र की बात कर लें अगर, तो देखो कृषि अन्नदाता कल्याण के तहत क्या हुआ है कि गेहूं चावल की खरीद का बढ़ना। जैसे चावल की अगर बात करें, 38 लाख मीट्रिक टन, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। गेहूं की बात करें तो 262 लाख मीट्रिक टन 23-24 में, ठीक है ना। ये डाटा थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पीएम किसान के तहत, पीएम किसान सम्मान, 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता। पीएम किसान सम्मान निधि जो मिलती है 2,000 रुपये, टोटल 6,000 रुपये सालाना, वो चीज़ है, ठीक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है। 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने वाले ENAM के तहत 1,361 मंडियों को समेकन किया गया है। मंडियों की बात की गई, कृषि वाली जो मंडी होती है, सब्जी मंडी, उसकी। अब नारी शक्ति, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नारी शक्ति, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना। तो श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तो देखो 23.3% पहले थी, अब 37% हो गई है। तो ये एकदम से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, ठीक। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण सवितरित किए गए हैं। मतलब महिलाएं उद्यमी बने, बिजनेस करें। अब ऐसे भी अगर आपने पढ़ा हो कि सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा महिलाएं बिजनेस करती हैं बेंगलोर में, सबसे ज़्यादा। वहाँ सरकारी नौकरी बहुत ही कम है, सबसे ज़्यादा बिजनेस है वहाँ पे। तो वही सरकार चाह रही है, वही मॉडल चाह रही है कि भाई हम ऋण देंगे और बिजनेस कीजिए। अब ऋण कैसे देगी वो पता नहीं, ठीक। चलो आगे देखो। 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। मतलब हायर एजुकेशन में महिलाओं का अच्छा योगदान भी देखने को मिला है। स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं का 43% नामांकन। 83 लाख स्व सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। तो 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, जो भी उद्योग कर रही हैं उनसे 1 करोड़ महिलाएं लखपति बन गई हैं। अब लखपति बन गई तो लखपति दीदी एक सिंबल दे दिया गया है, ठीक। चलो आगे देखें। अमृतकाल के लिए कार्यनीति क्या है? तो 2070 तक निवल शून्य की प्रतिबद्धता को पूर्ण करना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2070 तक निवल शून्य की प्रतिबद्धता को पूर्ण करना है। इसमें है क्या क्या? पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर विधियन, कोयला गैसीकरण, तरलीकरण क्षमता की स्थापना, सीएनजी पीएनजी संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण, बायोमास एकीकरण, मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। ये निवल शून्य का लक्ष्य कब तक है? ये इंपॉर्टेंट है, 2070 तक। जैसे थोड़ा और बात कर लें कि छत पर
सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली पाने में 1 करोड़ परिवारों की सहायता। मतलब सबसे ज्यादा सरकार चाह रही है कि सौर ऊर्जा प्रणाली का प्रयोग किया जाए, सूर्य की रोशनी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अपनाना। भाई हर जगह ई बसें चल रही हैं, अब ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, आपने खुद ही देखा होगा, तो उस पर सरकार काम करेगी। ई वाहन के विनिर्माण और चार्जिंग द्वारा ई वाहन इकोसिस्टम को मजबूत करना। जो चार्जिंग होगा तो उससे इकोसिस्टम भी प्रभावित नहीं होगा ज़्यादा। ठीक। हाँ। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जानी चाहिए। हाइड्रोजन गैस का भी प्रयोग करेगी सरकार, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और सबसे अच्छा है ये, मतलब इस पे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता बिल्कुल, इतना समझ लो, सिंपल। गैस जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। गैस जीवाश्म ईंधन पर वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि? 2004 में जैसे 30.4% था, अब बढ़ के कितना हो गया? 43.9%, है ना। नवंबर 23 तक के आंकड़े हैं। चलो अब ये डाटा इंपॉर्टेंट। उजाला के तहत 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब, 72.5 लाख एलईडी ट्यूबलाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। इतने एलईडी बल्ब और जो पंखे हैं उजाला योजना के तहत बांटे गए हैं। एसएनएलपी के तहत 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। जो सड़कों पर एलईडी लाइट लगी हुई है वो इसी के तहत लगाई गई है। कितनी? 1.3 करोड़, 1.3 करोड़ लगाई गई है। ठीक। चलो अमृतकाल के लिए अब अपने को थोड़ा सा जो समझना है वो समझना है कि कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ से कितना गया, वो थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तो पहले थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं। जैसे 3 बड़े रेल कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना, पीएम गति शक्ति के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम गति शक्ति जो योजना है उसके अंतर्गत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को पूरा करना इसका लक्ष्य है। द्विपक्षीय निवेश समझौते के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। विदेशी निवेश, जो विदेशों से निवेश करते हैं लोग, उससे फायदा ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी मुद्रा ज़्यादा अलग है, इस वजह से। उड़ान योजना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। उड़ान योजना के अंतर्गत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार एवं नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास करना, और जो हवाई अड्डे बने हैं तो उनको एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी देना। जैसे अभी सूरत हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। मेट्रो रेल नमो भारत के तहत सड़कों में परिवर्तनों को बढ़ावा देना। जो मेट्रो लाइन है उसको ज़्यादातर बढ़ावा देना, और शहर शहर में मेट्रो लाइन अब इसको बढ़ावा दिया भी जा रहा है। ठीक। चलिए ये थोड़ा सा अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास, गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का प्रतिशत कितना है देखभाल के लिए? तो 68%, 18 में था, अब बढ़ गया है, 89 हो गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY, अब इसका फुल फॉर्म भी कई बार आ जाता है, तो क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रति लाख जनसंख्या में नामांकितों की संख्या कितनी है? तो 2018 में इतनी थी, 23 में बढ़ गई है। ऑब्वियसली बात बढ़नी है, लेकिन अब कितनी बढ़ गई है वो पूछा जा सकता है, डेटा पूछता है। ठीक है, स्वास्थ्य में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखो, बालिकाओं को 9 से 14 वर्ष की जो बालिका है उनको सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर किन से, मतलब किस एज में होता है? तो 9 से 14 वर्ष बालिकाओं को होता है, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन आपसे। बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी, ये किया जाएगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पोषण के तहत एक योजना शुरू की है, हॉट कुक्ड मील योजना, आपने अगर पढ़ी हो। ठीक है, हॉट कुक्ड मील योजना, हॉट कुक्ड मील योजना यूपी सरकार की है ये। ठीक। हाँ। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यू विन प्लेटफॉर्म आरंभ किया जाएगा। जो टीकाकरण लगाया जा रहा है वो किसके तहत, किस योजना के तहत, किस मिशन के तहत? तो मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा, मतलब जो आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख का बीमा होता, 5 लाख का बीमा होता है, उसको भी बढ़ावा देना।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है। अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवास का लक्ष्य है, मतलब अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ और आवास दिए जाएंगे। अपना घर खरीदने बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, मध्यम वर्ग। भाई मध्यम वर्ग क्या है? मध्यम वर्ग फंसा हुआ है बीच में, ना वो ज़्यादा गरीबी में आ रहा है ताकि उसको फ्री मिले, और ना ही ज़्यादा अमीरी में आ रहा है। तो सरकार कह रही है भैया ऐसा है, हम पैसा देंगे, हम लोन देंगे, हम एक योजना शुरू करेंगे मध्यम वर्ग के लिए कि वो अपना घर बना सके। PMAY के लिए अधिक आवंटन है, जैसे 2023-24 में इतना, अब अगले साल जो इस बार का लक्ष्य है वो 80,671 करोड़ है। पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। पर्यटन कारोबार को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमशीलता के अवसर को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों का प्रोत्साहन किया जाएगा। मतलब जो राज्य में पर्यटन बने हुए हैं, अपने अपने राज्य के कुछ विशेष स्थल बने हुए हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि भाई यहाँ पे पर्यटन आए, उनको ऐसा डेवलप किया जाए। G20 में क्या है कि 7 स्थानों पर G20 की बैठक करके वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई गई। तो जैसी बात है, G20 जो भारत में हुआ था, इसमें कई देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए थे और अलग अलग जगह पे मीटिंग हुई है, कोई एक जगह पे नहीं हुई है, 60 स्थानों पे हुई है। तो इससे पता चलता है कि विश्व में दिखाया गया कि भारत क्या है कि हर जगह एक अलग विस्तृत रूप है भारत का। तो इसमें क्या हुआ, तो विदेशों को संदेश गया कि हाँ भारत में डेवलपमेंट चीजें हो रही हैं। मेन मुद्दा यही था इसका, ठीक है। विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्यों को दीर्घावधिक मतलब राज्यों को अधिक समय के लिए ब्याज मुक्त। अभी क्या है कि भाई राज्य जो है पैसा लेती है, लोन लेती है केंद्र सरकार से, तो ब्याज देती है फिर, है ना। तो अभी क्या होगा कि सरकार कहेगी भैया आप ले लो पैसा, कोई टैक्स मत देना, लेकिन विकास करो। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों के पत्तन कनेक्टिविटी, पर्यटन अवसंचरण और सुविधाओं के लिए परियोजनाओं का आरंभ की जाएगी। जैसे कई लोग, अब लक्षद्वीप का तो आप सबको पता होगा, जैसे मालदीव। मालदीव में क्या है कि ज़्यादातर जाते थे लोग, है ना, पिकनिक मनाने, शुद्ध भाषा में बोले तो। लेकिन अब लक्षद्वीप को ही प्रोत्साहन किया जाएगा, भैया लक्षद्वीप मालदीव से कम थोड़ी ना है, ठीक। हाँ चलो, अब इसमें आप पढ़ सकते हो, सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी। नैनो DAP का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। कृषि जलवायु क्षेत्र भारत में 15 है, यूपी में 9 है। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, तिलहनों के आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु कार्यान्वित कार्यनीति तैयार की जाएगी। डेयरी विकास के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के लिए व्यापक कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का विस्तार, ताकि जल कृषि उत्पादकता, दोहरी निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसर को बढ़ाया जा सके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नीली क्रांति जो मत्स्य उत्पादन के लिए होती है, तो वो कितनी है, करोड़ रुपए आप देख सकते हो। आवंटन कितना है, 20-25, 23-24 में, और 24-25 में 23-52, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अब ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, हालांकि इस PDF आप पढ़ सकते हो आराम से, है ना, जो मेन मेन मुद्दे हैं वो बता रहा हूँ। जैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। बकाया प्रत्यक्ष कर मांग से छूट, जो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो दस वित्त वर्ष 10 तक के बकायों में 25,000 तक की छूट, और वित्त वर्ष 11 से वित्त वर्ष 15 तक के लिए 10,000 तक की छूट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होने की आशा है। भाई अब जो टैक्स दे रहा है ये उसके लिए लाभप्रद है, जो टैक्स नहीं दे रहा उसको ये समझ में नहीं आएगा। सिंपल, आगे देखते हैं। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रुपया कहाँ से आता है। तो ये पूछा जाता है कि रुपया भैया कहाँ से आ रहा है। जैसे इनकम टैक्स, आयकर, आयकर 19%, देख रहे हो आप, 19%, इनकम टैक्स से 19%। उसके बाद GST सबसे इंपॉर्टेंट, GST से कितना, GST अन्य कर से 18%, सीमा शुल्क 4%, ऋण, भिन्न पूंजीवाद प्रतिक्रिया
या प्राप्तियां 1%, कर भिन्न प्राप्तियां 7% है, उधार और अन्य देयदाता 28% है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5% है, और कॉर्पोरेशन कर प्राइवेट कर जो होता है वो कितना है 17% है। तो सबसे ज्यादा आयकर पूछ लिया जाता है, जीएसटी पूछ लिया जाता है, सीमा शुल्क पूछ लिया जाता है ना। ये सब कुछ चीजें हैं जो पूछ ली जाती है बार बार। अब ये रुपया कहाँ से आता है, ये रुपया कहाँ से आता है, अब जाता कहाँ है, रुपया कहाँ जाता है, तो आप देख सकते हो जो पेंशन योजना चलती है उसमें तो 4% चला जाता है। ठीक है, करों और राज्यों में शुल्कों में राज्य का भाग कितना है, 20% है। जो टैक्स होता है ना वो पूरा अब केंद्र थोड़ी ना रख लेगी, उसमें राज्य का कितना है, 20% है। ब्याज भुगतान 20% है, और जो योजना है उसमें 8% है। सब्सिडी सब्सिडी 6% है। रक्षा 8% है, रक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस 8% है। केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में 16% है। जो केंद्र की परियोजनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू करती है सरकार, उसमें कितना है, 16% है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ज़्यादा भी है। तो ये है आपका जहां पैसा जाता है, रुपया कहाँ जाता है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट है अपने लिए ये कि विशिष्ट मंत्रालयों का आवंटन कितना हुआ है। भाई मंत्रालयों का आवंटन हुआ है तभी तो वो अपने क्षेत्र में काम कर पाएंगे। जैसे रक्षा मंत्रालय में 6.2 लाख करोड़, लाख करोड़ में है 6.2 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.68 करोड़। रेल मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, रेल मंत्रालय को 2.55 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है भैया रेल मंत्रालय वाले, ठीक है ना। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13 करोड़, 13 लाख करोड़। और गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री को 2.03 करोड़। उसके बाद देखें अगर ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.77 लाख करोड़। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.68 लाख करोड़। संचार मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 1.27 करोड़, 2.7 लाख करोड़। अब इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख स्कीम, भैया किसमें स्कीम में हम किसमें कितना पैसा देंगे, प्रमुख स्कीम के लिए आवंटन। जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा बोलते हैं। तो देखो 60,000 करोड़ पिछले वाले में दिया था, अब वाले में कितना है, 86,000 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत जो 5 लाख का बीमा है, उसमें 5 लाख का फ्री इलाज है, उसमें 7,200 करोड़, और इसमें 7,500 करोड़। तो थोड़ा बढ़ाया गया, इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है ना। हाँ, आगे देखो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना। तो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना में 4,645, और अब कितना है 6,200। सेमी कंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम 3,000, अब कितना है 6,903। ये थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्ट किया है इसमें, भाई डिजिटलीकरण हो ही रहा है तो उसमें किया है। और उत्तर प्रदेश में भी सेमी कंडक्टर पार्क बनाया गया है गौतम बुद्ध नगर में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में सेमी कंडक्टर पार्क गौतम बुद्ध नगर में बनाया गया है। उसके बाद देखो सौर ऊर्जा ग्रिड, जो सोलर पैनल होते हैं उसमें 4,970, और अब 8,500 करोड़। पीएम सॉरी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 297, अब 600 करोड़। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी तरफ भारत अग्रसर है। आगे प्राप्तियां, भैया कहाँ से प्राप्तियां और व्यय, तो राजस्व प्राप्ति, ये तो पूछा जाता है, राजस्व प्राप्ति 30 लाख करोड़ राजस्व प्राप्ति। और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होंगी, तो 17.6, ठीक है ना, 17.6। ये थोड़ा सा घटा है ग्राफ, ये बढ़ा, ये तो निरंतर बढ़ेगा ही भाई, प्राप्तियां टैक्स बढ़ेंगे तो प्राप्तियां बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। राजस्व व्यय कितना है, तो 24-25 में 36.5 लाख करोड़। अब प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, तो 24-25 में 15 लाख करोड़। ये सिंपल, ये मिलान करने को आते हैं क्वेश्चन, ठीक, ये क्वेश्चन आपसे मिलान करने को आते हैं। तो अपना सिंपल से जो प्रमुख आवंटन है, ये आवंटन जरूर पढ़ना है कि भाई जैसे मनरेगा में कितना दिया गया, आयुष्मान भारत में कितना दिया गया, ठीक है ना। और इतनी चीजें पूछी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये पीडीएफ पढ़नी है, ये पीडीएफ लेना है, तो आप टेलीग्राम पे जाके वहां से ले सकते हो, वहां पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।